हे एवरीवन, मैं हूं सीएमए धनराज। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ये तो डिपेंड करता है कि आप कैसा पढ़ रहे हैं गाइस। लेकिन कंटिन्यूसली बैक टू बैक आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर वीडियोस मिलते जा रहे हैं, चाहे वो क्लास 12 के बच्चे हों, 11th के बच्चे हों, फाउंडेशंस के बच्चे हों, उनको बैक टू बैक यहाँ पर वीडियो मिल रहे हैं। तो आपका काम है पढ़ना और मेरा काम है पढ़ाना। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास यानी कि 11th क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से सारी कंपनियों के अकाउंट्स एक जैसे हों। इसके लिए हमने कुछ थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग देखा था, जिसमें बेसिक अजम्पशंस ऑफ या कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग हम पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल है टोटल आप बात कर सकते हैं, यहाँ पर 7 बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात करेंगे। जिसमें पहला है रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट एविडेंस कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट। तो गाइस इस वीडियो में हमारा मेन मोटो होगा कि हम इन सारे के सारे 7 कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है गाइस रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दिस कॉन्सेप्ट स्पीक्स अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर एक्चुअली रियलाइज। उन चीज़ों को लिखना चाहिए जो सच में रियलाइज होंगे या हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ प्रॉफिट, सेल और प्रॉफिट ऑन सेल्स will be taken into account only when money is realized. That is either cash is received or legal ownership is transferred. यानी कि जब तक कि कोई अमाउंट रियलाइज नहीं हो जाता तब तक उसे हमको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मान लो कि आपके पास आपने सेल की 50,000 और ये क्रेडिट सेल है गाइस। अब क्रेडिट सेल है, इसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये कॉस्ट यानी आपने जो परचेज किया होगा ये किया होगा मान लो 40,000। तो आपको यहां पर 10,000 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अभी ये प्रॉफिट हुआ नहीं है। हो सकता है ये क्या हो जाए? बैड डेब्ट्स हो जाए। अगर ये बैड डेब्ट्स हो गया तो आपका तो ये प्रॉफिट हुआ ही नहीं था। दूसरी चीज, आपके पास जो स्टॉक बचता है, स्टॉक को आप मार्केट प्राइस पे नहीं दिखाओगे बल्कि किस पे दिखाओगे? उसको कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पे दिखाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। यानी जब तक रेवेन्यू रियलाइज नहीं हो जाता तब तक आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखोगे, जब तक कि आप कैश कलेक्ट नहीं कर लेते। गाइस क्या गारंटी है कि आपने जो 50,000 की सेल की है उस पर जो 10,000 का आपको प्रॉफिट होने वाला है वो होके ही रहेगा? हो सकता है सामने वाला आपको ओनली 40,000 ही रिटर्न करे, तो 10,000 आपका बैड डेब्ट्स हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में ये कॉन्सेप्ट रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि जब तक रेवेन्यू रियलाइज नहीं हो जाता तब तक आपको उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाना चाहिए। आइदर कैश इज रिसीव्ड और लीगल ऑनरशिप इज ट्रांसफर। दूसरा है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है जैसे कि मैचिंग भाई ये शर्ट के ऊपर ये ब्लेजर शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हेयर स्टाइल शूट हो रही है कि नहीं। आजकल रहता है ना मैचिंग। हम कोई भी चीज़ खरीद के लाते हैं शूज़ के साथ, आपका जीन्स मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग देखते हैं, खासकर लेडीज़ को देखो, उनका तो हर एक चीज़ मैचिंग का होना चाहिए। ठीक है, चूड़ी कंगन से लेकर साड़ी तक हर चीज़ मैचिंग का पहनते हैं। वैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट का यहाँ पर मतलब है कि जो चीज़ जिस अकाउंटिंग पीरियड से मैच हो रही है या जो चीज़ जिस ईयर से रिलेटेड है उसको उसी साल लिखना चाहिए, ना कि किसी अलग साल। इसको हम मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिसको हम पहले भी कुछ डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट मीन्स
it is referred to as matching of expenses against income. It means that all incomes and expenses relating to the financial period which is accounts related should be taken into the account without regarded as date of receipt of payment. यानी कि जो मैंने आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कराया था एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जिसमें ये बात मैंने ऑलरेडी डिस्कस की थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने सेपरेट एक प्रिंसिपल बना दिया या कॉन्सेप्ट बना दिया मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। लेकिन चलिए वो क्या है हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कह रहा है भाई, आपसे मैचिंग कॉन्सेप्ट मैचिंग करवाने के बारे में बात कर रहा है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो चीज़ जिस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है उस अकाउंटिंग पीरियड में लिखना चाहिए। यानी कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट जिस कॉन्सेप्ट पे बनाया जाता है, एक्रूअल का मतलब ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को फुलफिल करना। यानी कि यहाँ के एक्सपेंसेस चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो या इनकम यहाँ की एक्रू हो, ठीक है, या इनकम यहाँ पर प्रीपेड हो, एक्सपेंसेस यहाँ पर प्रीपेड हो या इनकम एडवांस हो, सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट आपको ध्यान से रखना है। यानी कि एडवांस को हटा दो, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग को ऐड करो, इसी साल का खर्चा है, इनकम एक्रू को ऐड कर लो, एक्सपेंसेस प्रीपेड है तो उनको माइनस कर दो क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड नहीं है। जो खर्चा जिस साल से रिलेटेड होगा उसी साल नोट करना है। अगर हमको चाहिए कि एक एक्चुअल प्रॉफिट और जो प्रॉफिट डिटरमाइन किया जा रहा है वो रियल में ट्रस्टवर्दी हो, उस पर रिलायबल हो, उस पर हम भरोसा कर सकें, तो ज़रूरी है मैचिंग कॉन्सेप्ट को फुलफिल करना। यानी जिस साल का खर्चा है उसी साल नोट करोगे, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो या फिर कोई इनकम एक्रू हो। अगर प्रीपेड है, एडवांस खर्चे हैं तो हटा दो। कोई प्रीपेड एडवांस इनकम मिल गई है या प्रीपेड खर्चा है तो उसे हटा दो क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड नहीं है। यहाँ का कोई भी एक्सपेंसेस या यहाँ की कोई इनकम यहाँ पर दिया जा रहा है, हटा दो उसे। खर्चे हैं तो प्रीपेड कहलाएंगे, इनकम है तो एडवांस कहलाएगी। अगर यहाँ की इनकम नेक्स्ट ईयर की इनकम आपको करंट ईयर में मिल रही है, हटा दो उसे। एडवांस इनकम को क्या करना है, हटा दो। खर्चा एक्सपेंसेस प्रीपेड है, हटा दो क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड नहीं है, इस साल से मैच नहीं करते हैं, समझे। यही है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट अनदर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। इसके लिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है गाइस, ठीक है। लोग इसको फुलफिल नहीं कर रहे थे तो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया, एक लीगल ऑब्लिगेशन हो गया आपको फुल करना। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी चीज़ को छुपाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ है सब बता दो। पुलिस वाले आते हैं ना, क्या बोलते हैं भाई, सब कुछ बताओ डिटेल में, फुल डिस्क्लोज करो, अगर नहीं करोगे तो फंस जाओगे, डराते धमकाते हैं ना। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी टाइप की चीज़ या रिलायबल इंफॉर्मेशन, एक मटेरियल फैक्ट्स जो कि इन्वेस्टर के डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं, आपको नहीं छुपाना चाहिए। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात इन्वेस्टर के सामने डिटेल में रखना चाहिए। यानी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार का हेर फेर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, उनमें किसी भी टाइप का गोलमाल नहीं करना है आपको, कोई भी दाल में काला नज़र नहीं आना चाहिए इन्वेस्टर को ऐसा। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फुल डिटेल ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स आपको डिस्क्लोज करनी है। हो सकता है आपने अपने रिलेटेड पार्टी से कुछ ट्रांजेक्शन किए हो, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को भी आपको क्या करना है, डिटेल में दिखाना है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, आइए डिटेल देखते हैं। एज पर दिस कॉन्सेप्ट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, अकाउंटिंग डेटा शुड प्रॉपरली बी क्लेरिफाइड and summarized, aggregated and explained for the purpose of presenting the financial statement which are useful for the users of accounting information. Practically, this principle emphasizes on the materiality, object and consistency accounting data which should disclose the true and fair view of the state of affair of the firm. ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू मिले, इसके लिए मटेरियलिटी, बड़े बड़े फैक्ट्स को, छोटी छोटी बातों को, स्पेशली कंसिस्टेंसी भी फॉलो करनी है आपको। ऐसा नहीं कि हर कभी हर कुछ चेंज कर रहे हैं, किसी साल कोई मेथड यूज कर रहे हैं, अगले साल अगला मेथड चेंज कर रहे हैं, उसमें आपको फायदा दिख रहा है। तो आप, मैंने कहा ना, शेयर होल्डर्स के साथ, स्टेक होल्डर के साथ आपको किसी भी टाइप का धोखा नहीं करना है, हर एक चीज़ को फुल्ली डिस्क्लोज करना है। कोई चेंजेस किए हैं आपने किसी मेथड में, किसी रूल में, तो वो भी आपको डिटेल में बताना चाहिए। समझे गाइस? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट। ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट पर हमारा डबल एंट्री बेस्ड है
कि हर एक चीज के डुअल एस्पेक्ट होते हैं गाइस। डुअलिटी, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट मतलब सब कुछ बताना है डिटेल में, कुछ भी छुपाने की या छिपाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शेयर होल्डर खुद चाहता है, स्टेक होल्डर खुद चाहता है। ये फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट। डुअल, या इसको हम कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी इसको बोलते हैं। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। हर एक चीज के टू एस्पेक्ट होते हैं, यानी कि डेबिट का क्रेडिट एंड क्रेडिट का डेबिट तो आपने सुना ही होगा गाइस। डेबिट एंड क्रेडिट, हम ये मान के चलते हैं, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर अकाउंटिंग में कुछ चीज आ रही है तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली जा रहा होगा। अगर कोई खर्चा हो रहा है तो उसके बदले में कुछ आ रहा होगा, चाहे वो सर्विस हो या गुड्स हो। कोई एसेट्स आ रही है तो पैसा जा रहा होगा। यानी हर एक ट्रांजैक्शंस डुअल एस्पेक्ट या डुअल अकाउंट्स या डबल अकाउंट्स को इफेक्ट करता है, और इसी से निकला है डुअल एंट्री सिस्टम, या जो अकाउंटेंसी हम पूरी पढ़ने वाले हैं। ये 0 and 1 के कॉन्सेप्ट पे तो है ही गाइस। जो जिस कॉन्सेप्ट पे हमारा कंप्यूटर चलता है उसी कॉन्सेप्ट पर हमारी अकाउंटिंग चलती है। कौन कहता है साइंटिफिक नहीं है? और हम प्रूव करके दिखाएंगे कि साइंटिफिक है। इसलिए कहते हैं अकाउंटिंग इज अ साइंटिफिक अप्रोच। जहां पर 0 और 1 के पैटर्न को फॉलो करते हुए कंप्यूटर भी क्या समझता है गाइस? 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं समझता। हमारा अकाउंटिंग भी कुछ नहीं समझता डेबिट एंड क्रेडिट के अलावा। ये समझ लो, एक 0 और एक 1, और इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा अकाउंटिंग चलेगा, और इसी को कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या बाइनरी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब। According to this concept, every transaction has two aspects. That is the benefit receiving aspect and benefit giving aspect. These two aspects are to be recorded in the books of account, जिसमें एक बंदे को फायदा, एक को कुछ रिसीव हो रहा है। एक बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट है और एक बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट है। हमको कुछ मिल रहा है तो हम किसी को दूसरे को बेनिफिट दे रहे होंगे। अगर हमको कुछ फायदा हो रहा है हम किसी को कुछ दे रहे होंगे। हमको कुछ मिल रहा है तो हम किसी दूसरे को कुछ दे रहे हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये हो गया हमारा चौथा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट एविडेंस कॉन्सेप्ट। वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट एविडेंस कॉन्सेप्ट, जिसको हम कह सकते हैं शॉर्ट में एविडेंस कॉन्सेप्ट, क्या बोलता है गाइस? आइए बात करते हैं हमारे इस एविडेंस कॉन्सेप्ट की। ये चीज़ आपको मैंने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में भी डिस्कस की थी बाउचर के टाइम पर। एविडेंस कॉन्सेप्ट ये बोलता है हर एक चीज़ का हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। कहते हैं ना, सबूत दिखाओ। क्या गारंटी है कि तुमने ये ट्रांजैक्शन किया है? क्या गारंटी है कि ये खर्चा तुमने अपने बिजनेस में किया है? प्रूफ दिखाओ। तो हमें प्रूफ दिखाने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते समय हम एंट्री उसी ट्रांजैक्शंस की करेंगे जिसका रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, जिसका साक्ष्य, जिसका क्या है हमारे पास? साक्ष्य है। ठीक है, साक्ष्य यानी कि सबूत अवेलेबल है, उसी ट्रांजैक्शंस को हमको बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है एविडेंस कॉन्सेप्ट। एविडेंस कॉन्सेप्ट वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि वेरीफाई करके ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना है। अंडर दिस प्रिंसिपल अकाउंटिंग डेटा मस्ट बी वेरीफाइबल। इन अदर वर्ड्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि उसका सबूत होना चाहिए, ऑफ ट्रांजैक्शन मस्ट बी मेड विच आर कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन बाय द इंडिपेंडेंट रिस्पेक्ट, जिसको हम सबूत, जिसके आधार पर हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ सच वेरिफिकेशन द डेटा विच विल बी अवेलेबल विल नाइदर बी रिलायबल और नॉर बी डिपेंडेबल। एंड इसी अप्रोच को कहते हैं दैट इज दीज शुड बी बेस्ड ऑन बेस्ड डेटा, बायस्ड डेटा, सॉरी, जो कि एक वेरीफाइबल बायस्ड डेटा होना चाहिए जिस पर हम भरोसा कर सकें, जिस पर वेरीफाइबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, एक्सपेंसेस, एक्सप्रेस dependability, reliability and trustworthiness that are very useful for the purpose of displaying the accounting data and information to the user.
इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा डेटा, हमारी जो इंफॉर्मेशन आपके सामने हम रख रहे हैं, जो डिस्प्ले कर रहे हैं, वो 100% करेक्ट है। अगर नहीं तो ये लो सबूत। कहते हैं ना, जब तुमने पापा से पॉकेट मनी ली या तुमसे पापा ने कहा बेटा ये लो 100 रुपये और जाओ अपनी नोटबुक लेकर आ जाओ, तुम्हें नोटबुक चाहिए थी, तुमको 100 रुपये दे दिए। अब तुम नोटबुक तो भाई 10 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक कितने की नोटबुक चाहिए ले लो। आप चले तो बढ़िया से ना 90 रुपीज़ की एक नोटबुक ले आए और पापा ने बोला बेटा कितने का लाए? पापा 100 रुपये का है। बोले नहीं बेटा ये तो 90 रुपये में मिलता है। तुमने क्या कहा? 100 रुपये का। बोले नहीं पापा 100 रुपये का ही, आपको मेरे पे भरोसा नहीं है और आप तो ऐसा समझते हो जैसे मैं आपका बेटा ही नहीं हूँ, 10 बातें सुनाओगे आप। इससे अच्छा था अगर इतना ही आपको वो लग रहा है तो पापा को क्या काम करना चाहिए था? बोलना चाहिए था बेटा जब तुम जाओ शॉपकीपर से बिल बनवा के ले आना। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सक्यूज मार देते, बिल बनवा के ले आना, मुझे जरूरत पड़ती है टैक्स में, इनकम टैक्स जब भरता हूँ तो वहाँ पे मुझे खर्चे दिखाने पड़ते हैं। एक छोटा सा एक्सक्यूज आपको ये 17 बातों से बचा देगा गाइस। तो इसीलिए कहते हैं, एक तो बच्चा भी डाउट में आ गया और पापा को भी सुननी पड़ गई। इसीलिए हमको एविडेंस बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जब एविडेंस लोग सामने रखते हैं, सर वो तो फर्जी बिल भी बनते हैं, क्या करें? अकाउंटिंग का यही तो ड्रॉबैक है। वो खुद थोड़ी जाएगी अकाउंटिंग और जाके चेक करेगी ये भाई ट्रांजेक्शन जो है ये तो तुमने गलत बिल बना दिया। ऐसा नहीं है, समझे बच्चों? यहाँ पे लूप होल्स है ये, यानी कि एविडेंस को हम फर्जी एविडेंस भी तो बना सकते हैं। अरे अदालत अभी बेचारे अपने सुशांत सिंह को न्याय नहीं मिला है, हो सकता है फर्जी एविडेंस के दम पर हो सकता है उसको ना भी मिले, और हो सकता है सबूत के साथ छेड़खानी कर दी गई हो। तो सबूत के साथ छेड़खानी तो होती है, जब अदालत सीबीआई नहीं पता कर पाएगी तो हम क्या पता करेंगे गाइस? तो भाई सीधी सी बात है, लेकिन हम फिर भी प्रूफ को प्रूफ मानते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए और निश्चिंत हो जाइए, इंफॉर्मेशन रिलायबल है यूजर के लिए। हाँ, ज़्यादा ही बड़ा झोल करोगे यार, 100 रुपये के एविडेंस को मांगने के लिए कोई नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपने 100 करोड़ का झोल किया तो पक्का होगा। ठीक है, रिया चक्रवर्ती फंस गई ना, फंस गई। कैसे फंस गई बोलो? क्योंकि जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा के शेयर खरीद के बैठी है। समझ रहे हो आप ये चीज़? अगर ये चीज़ है तो सच में सीबीआई की जांच होनी चाहिए और वो पता कर लेगी। भाई 100 रुपये की बात अलग होती है, 100 करोड़ की बात अलग होती है। समझ में आया? तो इसीलिए दूसरी चीज़ यार, एक बंदे की जान का सवाल है तो फिर तो जांच होनी ही चाहिए। हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, अगर सच में अगर वो बेगुनाह था तो गुनहगार को सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये है हमारा हिस्टोरिकल एविडेंस कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि हर एक खर्चे का प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां पर हम डिस्कस करेंगे। हाँ तो बच्चों, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या कहता है ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट? तो चलिए आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की ये हमारा जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आई थिंक ये 6th प्रिंसिपल है। हिस्टोरिकल फीलिंग क्या आ रही है सर? कुछ ऐसा लग रहा है पास्ट की बात करेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, सॉरी, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखो गाइस, ये इसका ड्रॉबैक भी कह सकते हो आप। अकाउंटिंग का ड्रॉबैक है कि हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है, लेकिन इसका बेनिफिट भी कह सकते हो। हम अक्सर कई चीजों को खरीदते हैं और खरीदने के बाद उनकी प्राइस कभी बढ़ जाती है तो कभी प्राइस कम हो जाती है गाइस। प्राइस बढ़ना सभी को कहते हैं सर एसेट्स का प्राइस बढ़ना तो अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है, लेकिन इसकी वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट में वेरिएशन आ सकते हैं। वैल्यू तो रोज चेंज होती है। तो आप एक चीज तो अभी आपने देखा, और दूसरी चीज वैल्यू चेंज होगी, एविडेंस कहां से लाओगे? क्योंकि अभी हमने पढ़ा एविडेंस कॉन्सेप्ट, जिसमें प्रूफ के आधार पर हम बुक्स ऑफ अकाउंट में चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रॉपर्टी खरीदा था, एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा आपने, एक प्लॉट खरीदा, ये मान लो इस प्लॉट को आपने खरीदा, ये 20 × 30 का प्लॉट है जो आपने खरीदा। मान के चलो
16 लाख में। अब क्या होता है, ये 2000 आपने 18 में खरीदा और आज इसकी जो वैल्यू है वो हो चुकी है 24,000। तो गाइस अब इसका आपके पास प्रूफ जो 2016 का है वो प्रूफ एविडेंस कितने का है आपके पास? एविडेंस आज इसके पास जो आपके पास अवेलेबल है वो तो 16 लाख का है, ना कि 24 लाख का। अगर आज आप इसका एविडेंस बनाने बैठोगे तो आपको फिर एक नया खर्चा करना पड़ेगा। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है परेशान मत होइए, ट्रांजैक्शन को हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है उस रेट पर दिखाइए जिस दिन आपने जिस रेट पर उसे खरीदा था उसी रेट पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट पे उसको दिखाना चाहिए। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब यही है, यानी बार बार प्राइस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं क्या कहता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट द एक्चुअल कॉस्ट। बिजनेस ट्रांजैक्शन किस पर लिखे जाएंगे? हमेशा एक्चुअल कॉस्ट विच दे आर एक्चुअली अंडरटेकन। इस कॉन्सेप्ट का मतलब यह है ट्रांजैक्शन को उस रेट पर दिखाना है जिस दिन जिस अमाउंट पर आपने उस चीज को खरीदा, बेचा, व्हाटएवर। द बेसिक एडवांटेज ऑफ दिस दैट इट्स अवॉइड एन arbitrary value being attached to the transactions. Whenever an asset is bought, it is recorded at the actual cost and the same is used as the basis for all subsequent accounting purpose such as charging of depreciation on the use of assets, that is the production equipment, and is bought for rupees 1.5 करोड़। जैसे आपको एग्जांपल दिया है 1,50,000 में 1,50,00,000 में आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है। The assets will be shown in the same value in the all future period when disclosing the original cost. It will obviously be reduces by the amount of depreciation which will be calculated with reference to the actual cost. हम इस पे डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे तो हम इसकी एक्चुअल कॉस्ट पर लगाएंगे, ना कि ये सोच के अरे इसकी प्राइस तो बढ़ गई है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर मान के चलो ये मशीन खरीदा होता 16 लाख का और जिसका 2020 में वैल्यू कितना हो गया है? 2020 में वैल्यू हो चुका है 24 लाख का। आपने एक मशीन खरीदा था, ये बस है, चलो ये लो हमने बस बना दी, इसमें 4 पहिए लगा देते हैं, ये लो ये हमने बस बना दी। आपने बस खरीदी थी 16 लाख में और अब ये क्या थी? बस। अब इस बस को आपने बस बहुत हो गया, बहुत यूज कर लिया। बस को कितना यूज कर लिया आपने? 2020 2 साल। अब आप बोलते हो अरे ये तो बस तो 24 लाख की आने लगी है, तो अब इस पे हम डेप्रिसिएशन 24 लाख पे लगाते हैं। नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इस पे डेप्रिसिएशन जो लगेगा आपके 16 लाख यानी इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू पर ही लगेगा, हिस्टोरिकल वैल्यू पर ही लगेगा। यानी डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन हिस्टोरिकल वैल्यू, ना कि उसकी अपडेटेड वैल्यू या रीसेंट वैल्यू। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा अकाउंटिंग ज्यादा रिलायबल होगा और उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। नहीं तो क्या होगा, 24,000 में आपने तो खरीदा ही नहीं था 24 लाख में, बट आप 24 लाख पे दिखा रहे हो डेप्रिसिएशन, इसकी वजह से आप प्रॉफिट को कम कर सकते हो। तो जहां पर आप गड़बड़ी करने का, जहां पर आप कोशिश करोगे, वहां पर हमने एक कॉन्सेप्ट ला दिया कि भाई सब तो नहीं करेंगे गड़बड़ी, इसलिए सबको करने भी मत दो और एक जैसा करो, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट यूज करो। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट मे बी राइज और फॉल सब्सिक्वेंट टू द परचेस। जैसे मैंने बोला, अगर प्लॉट खरीदोगे तो बढ़ जाएगा, बस खरीदोगे तो डेप्रिसिएशन की वजह से कम हो जाएगा, बट दैट इज कंसिडर्ड इररिलेवेंट फॉर अकाउंटिंग पर्पस एज पर द हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता एसेट्स की प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है, हमें उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाना है और सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। द लिमिटेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दैट द बैलेंस शीट डज नॉट शो द मार्केट वैल्यू। और ये जब मैंने आपको अकाउंटिंग का लिमिटेशन पढ़ाया था गाइस, तब मैंने ये चीज बताई रे, अंडरलाइन दिस वर्ड, कि बैलेंस शीट मार्केट वैल्यू इसीलिए नहीं शो करती क्योंकि वहां पर जो डेटा होता है उसमें वो हिस्टोरिकल होता है। एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस अकॉर्डिंगली एंड द ओनर इक्विटी विल नॉट रिफ्लेक्ट द रियल वैल्यू और हाउएवर on an ongoing basis the assets are shown their historical cost as reduces by the depreciation। इसीलिए हम जो हमारी जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में जो हम एसेट्स और लायबिलिटीज को दिखा रहे हैं वो तो हम सही रेट पे नहीं दिखा रहे होंगे। आज अगर मान के चलो 50 साल पहले मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी मात्र 5,000 में, हो सकता है आज उसकी वैल्यू 5 करोड़ रुपए हो गई हो। गाइस आप जीरो काउंट करते रह जाओगे, यहां पर इतनी वैल्यू बढ़ चुकी है फिर भी मैं उसे किस रेट पे दिखा रहा हूं? 5,000। क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि वैल्यू को चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो अलग बात है कि हम उसको अलग तरीके से उसको हम बढ़ा सकते हैं, या एक बार बैच कर खरीद के दिखा के जो भी है आप कर सकते हो, सेल कर दो फिर दोबारा खरीद के दिखा दो, ये हो गया। तो इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते हो तो ये कॉन्सेप्ट मना करता है। बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट, अनदर इंपॉर्टेंट concept
बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट। बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है गाइस, कि अंडर दिस प्रिंसिपल ऑल विच हैज बीन रिसीव्ड बाय अ मस्ट बी इक्वल टू द दैट हैज बीन गिवन बाय अस एंड नीडलेस टू से द रिसिप्ट आर क्लैरिफाइड एज डेबिट एंड गिविंग द क्लैरिफाइड एज क्रेडिट, द बेसिक इक्वेशन अपीयर एज डेबिट ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारी जो अकाउंटिंग है डेबिट ऑलवेज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, डेबिट हमेशा और हमेशा, जो हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट, यहां पर बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। इक्वेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इक्वेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि डेबिट ऑलवेज किसके बराबर होता है, क्रेडिट के, या एसेट्स ऑलवेज बराबर होती हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के, और इस चीज को ही हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। लाइबिलिटी और कैपिटल का टोटल दोनों इसके बराबर होता है, और ये हमेशा फॉलो होगा, क्योंकि गाइस डेबिट बैलेंस इज एसेट्स एंड क्रेडिट बैलेंस इज लाइबिलिटी एंड कैपिटल। तो हम यहां पर हम कुछ बात करेंगे आगे जाके, इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को हम प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि ये किस तरीके से पैटर्न फॉलो होता है। फिलहाल में इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट। नेचुरली एवरी डेबिट मस्ट बी करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। खुद सोचो, जब हर डेबिट का क्रेडिट होता होगा तो डेबिट ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट, और डेबिट बैलेंस आर एसेट्स तो क्रेडिट बैलेंस आर लायबिलिटी। सिंपल है, इस तरीके से आप समझ सकते हो चीजों को, और आगे इस चीज को मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल, जब तक कि आपको ये चीज समझ में ना आ जाए। क्रेडिट एंड वाइस वर्सा, सो वी कैन राइट द अबव फॉलोइंग फॉर्म, एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस प्लस एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू रेवेन्यू प्लस गेन प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, इस चीज को फॉलो करते हैं, यानी कि एक्सपेंसेस लॉसेस, इन तीनों चीजों का जो बैलेंस होता है, इन तीनों चीजों का, इनका डेबिट बैलेंस होता है और इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ऑलवेज डेबिट ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट, and the expenses and losses and incomes and gains are set off the equation take the following form, assets always equals to liabilities, or assets always equals to assets equals to equity plus external liabilities, और इक्विटी को आप कह सकते हो गाइस यहां पर कैपिटल, पूंजी और एक्सटर्नल लायबिलिटी दोनों को, क्योंकि अभी मैंने बताया था बिजनेस आपको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या कहता है कि मालिक अलग है और बिजनेस अलग है। तो सीधी सी बात है, मालिक से लिया गया पैसा भी तो ऐसा मानेंगे जैसे आउटसाइडर से पैसा लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी यहां पर दया दिखाई गई है, क्योंकि कैपिटल वो पैसा है जो मालिक ने लगाया है। तो जब प्रॉफिट होगा तो वो कहां जोड़ेंगे, मालिक के अकाउंट में, और मालिक के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल अकाउंट, और इसी में प्रॉफिट आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि प्रॉफिट ऐड होगा कैपिटल में और लॉस भी माइनस होगा कैपिटल से, जो कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग देखेंगे। इस तरीके से कंपनी की अकाउंटिंग नहीं होती है, ये चीज आपको क्लियर कर देता हूं मैं अभी। द अकाउंटिंग इक्वेशंस ये फॉलो होती है, एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है।